होंगे, जबरदस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। सभी को हैप्पी टीचर्स डे सबसे पहले, और उसके बाद हम आगे की कहानी शुरू करेंगे। सीसीई हम कर रहे थे और आज हम सीसीई को कंप्लीट कर लेंगे। सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, और हम कह सकते हैं कि देश के लिए एक तरह से धरोहर और इम्पॉर्टेंट है ये चीज। मतलब टीचिंग इज समथिंग जिसमें पैशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामने आप तभी कुछ लर्निंग क्रिएट कर पाएंगे जब आप खुद पैशनेट होंगे। तो करियर विल की तरफ से, लेट्स लर्न की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। होपफुली आप मुझे देख पा रहे होंगे, सेशन ठीक से चल रहा है तो कमेंट करके बताइए, नहीं चल रहा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी समस्या अगर सामने आ रही है तो फटाफट से बताइएगा। बहुत बढ़िया जी, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। एक बार आ जाइए, करें कहानी शुरू, सीसी को समझें। चलिए समझते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, हार्दिक बधाई। हाँ, आप सभी को भी भाई शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। आज वीओडी बैच लिया। कौन सा बैच कनिष्का? वीओडी कौन सा बैच है भाई? आप मेरी लाइफ में आके बहुत चेंज ला दिया, और थैंक यू। और क्या चाहिए? बिल्कुल स्मृति, दैट्स ऑल वी वांट, कि हम बेहतर की तरफ बदल सकें, बेहतर की तरफ चेंज ला सकें, है ना? चेंज फॉर गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। समझते हैं क्या चीजें हमें समझनी है, उनको समझेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बक्सर से कमाल कमाल। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि असेसमेंट क्या है। तो असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। अगर बात असेसमेंट यानी आकलन की है तो हम उसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण रूप से करते हैं, या कंपलसरी करते हैं, या जरूरी रूप से करते हैं। आकलन मतलब जांचना कि चीजें कैसी चल रही हैं, कैसे उनमें आगे इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है, जो कि इवेल्युएशन का ही एक पार्ट है। लास्ट क्लास में हमने यही समझा था। तो हम इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा मतलब बच्चे कैसे सीख रहा है, क्या उसमें परिवर्तन की जरूरत है नहीं है। डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं फिर कि इसमें क्या चेंज लाना चाहिए, कैसा चल रहा है, लर्निंग कैसी चल रही है, और इसको इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सा बच्चा किस जगह पे है और आगे उसको किधर लेकर के जाना है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। डेटा कलेक्ट करना यानी बच्चा क्या कर रहा है उसको रिकॉर्ड करना, रिव्यू करना उसको देखना, और उसको बाद में इंटरप्रेट करना कि क्या मतलब है इसका। ठीक है। एसए और एफपे की हम लोग बात कर रहे थे, तो आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं थोड़े से एसए और एफपे को लेकर के। एसए होता है सबमिटिव असेसमेंट। इस असेसमेंट में भी 2 प्रकार हैं। एक है सबमिटिव, और भी हैं कुछ कुछ चीजें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन ये मेजर टाइप्स हैं, सबमिटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमिटिव को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सबमिटिव को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, आकलन कहेंगे, योगात्मक आकलन कहेंगे, है ना? एसए ये जनरली जजमेंट के लिए किया जाता है, फॉर जजमेंट ऑफ द अचीवमेंट लेवल ऑफ लर्नर्स, ऑफ द अचीवमेंट लेवल, कि किस स्तर का बच्चे ने सीख लिया है उसको जज करना, उसका मूल्यांकन करना, कितने % मार्क्स उसके आ रहे हैं। और ये पेन पेपर टेस्ट होता है, जनरली पेंसिल पेपर टेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? पेंसिल पेपर टेस्ट होगा, पेन पेपर टेस्ट इसको हम कह सकते हैं, पेन पेपर टेस्ट। यानी कि, और ये टीचर के द्वारा लिया जाएगा, है ना? पेन पेपर टेस्ट होगा। पेन पेपर टेस्ट मतलब जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स इसका एक उदाहरण है, हाफ ईयरली। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनुअल एग्जाम्स, इसका एक उदाहरण है, जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं, जो जजमेंट के लिए ली जाएंगी। जैसे बोर्ड एग्जाम्स इसका उदाहरण हो सकते हैं, जो जजमेंट के लिए, जो बच्चे की परसेंटेज को देखने के लिए, उसको एक तरह से निकालने के लिए कि वो किस स्टेज पे है, कितना उसको आता है, और आगे उसको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए सबमिटिव असेसमेंट का प्रयोग किया जाता है। जितने भी ईयरली, हाफ ईयरली, जो टर्म टेस्ट वगैरह हैं, वो सब किस में आते हैं? सबमिटिव असेसमेंट में आते हैं। ठीक है शाहना, किस में आएंगे? सबमिटिव असेसमेंट में आएंगे।
योगात्मक आकलन में आएंगे। दूसरा एक टाइप है FA। FA बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। FA का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, राइट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं रचनात्मक आकलन। क्या कहेंगे? रचनात्मक आकलन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में। अब ये रचनात्मक आकलन क्या कहता है? रचनात्मक आकलन बेसिकली, रचनात्मक आकलन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, ये फीडबैक के लिए होगा। किसके लिए होगा? फीडबैक के लिए होगा, है ना, जजमेंट के लिए नहीं, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इसमें क्रिएटिव वेज को अपनाएंगे हम। किसको? क्रिएटिव वेज को। असेस करने के लिए बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम असेस करते हैं। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। TL बोले तो यानी दौरान, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान डिफरेंट वेज में होगा। चाहे इसमें आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चे को, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, है ना, चाहे वो कोई गतिविधि हो, एक्टिविटी हो, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट हो, ग्रुप वर्क हो, कोई, है ना, कोई ग्रुप वर्क हो सकता है। पेन पेपर टेस्ट के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएंगी। ठीक है, ग्रुप वर्क हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। इसको FA कहते हैं। इसका जो रेशो है वो होता है 40%, यानी 40% जो है वो, मान लीजिए 100% आपका रिजल्ट बनेगा तो उसमें से 40% वेटेज FA की रहेगी। आपको पता है FA1, FA2 होते हैं ना स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, FA3, फिर FA4, तो ये 10-10% की इनकी वैल्यू रहती है। ठीक, तो टोटल मिलाकर के 40% हो गई। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कहीं भी कुछ भी अगर है तो आप मुझे बताओ, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। इतनी बात तो क्लियर होगी मेरे ख्याल में। कोई भी समस्या इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी होनी चाहिए। ये एकदम बेसिक सी बात है। अगर हो रही है तो मुझे बताओ। चलें आगे। चलिए समझते हैं। देखिए, आप मेरा कमेंट नहीं देखते हो शकील, आज तो देख लिया। हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, TL मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ये ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको एज अ टीचर दिमाग में बैठ जाने चाहिए, है ना। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं? अच्छा नवल, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अच्छा, उससे पहले ये सबमेटिव असेसमेंट की जो वेटेज है वो लिख लीजिएगा कहीं पे। ऐसे की जो वेटेज होगी वो होगी 60%। क्या होगी? 60%, 60%। ठीक, ये कैसे होती है उस पर भी आएंगे हम। ठीक, असेसमेंट, और इसमें हमने डिस्कशन किया था, असेसमेंट एक छोटी प्रक्रिया है जो फीडबैक के लिए ली जाती है। असेसमेंट यानी आकलन जो है वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, फीडबैक के लिए, है ना, इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक, इंप्रूवमेंट, रिव्यू, इन सब चीजों के लिए होता है आकलन। ठीक है, मूल्यांकन जिसको हम इवैल्यूएशन कह रहे हैं वो अपने आप में बड़ी प्रक्रिया है। इवैल्यूएशन क्या है? बड़ी प्रक्रिया है, और इसमें ये जजमेंट के लिए भी होता है। जनरली जजमेंट बोले तो ये देखना कि बच्चे को आता किसका कितना है और उसका अचीवमेंट लेवल क्या है, उसका उपलब्धि स्तर क्या है, कितने % उसके मार्क्स आए। ईयरली और हाफ ईयरली में ये तो होता है ना, अचीवमेंट लेवल की जांच के लिए। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। ठीक, असेसमेंट जो है वो पार्ट है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन क्या है? एक ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें असेसमेंट भी आ जाएगा। वहीं आकलन एक छोटी प्रक्रिया है। ठीक है, जो आकलन है वो एक छोटी प्रक्रिया है ना। किसके सामने छोटी है? इवैल्यूएशन के सामने, मूल्यांकन के सामने। मूल्यांकन के सामने
इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? अब इस असेसमेंट में भी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग बढ़ेंगे। इवैल्यूएशन तो अपने आप में आप ऐसा मानिए जैसे ग्रोथ के डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ होती है उसी तरह से। और एक और चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अगर आप भूल गए होंगे, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन। असेसमेंट में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पाएंगे, बट आपको पता है कि ये बच्चा इस चीज में अच्छा है। अब कितना अच्छा है वो मेजरमेंट से पता लगता है, जिसको हम मापन कह रहे हैं। यानी वो चीजें जिनको आप नंबर्स में मेजर कर पाए, जैसे आपकी हाइट है, जैसे आपके मार्क्स है, मान लीजिए आप मेजर कर सकते हो, लेकिन बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने में कितना अच्छा है ये आप असेस करेंगे, इसको आप आकलन करेंगे, इसका आप मापन संभव नहीं है। ठीक है, तो जिन चीजों को आप मेजरिंग यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। मेजरिंग यूनिट्स क्या होती हैं? परसेंटेज हुआ, मार्क्स हुए, है ना, नंबर्स में जिनको मेजर किया जा सके। अब ये जो मापन है और असेसमेंट है, ये दोनों किसका हिस्सा है? मान लीजिए एक बड़ा सर्कल है, जिस बड़े सर्कल को कहेंगे इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन कहेंगे, बड़े सर्कल को। यही बात मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी। क्या कहेंगे इसको? मूल्यांकन कहेंगे। मूल्यांकन में आपका डेटा, आपका समझ, सब कुछ आ जाता है। इसमें एक छोटा सर्कल है जिसको हम असेसमेंट कह रहे हैं, आकलन कह रहे हैं कि बच्चे की समझ कितनी बेहतर हुई, वो सीखता कैसे है, उसको फीडबैक देंगे। और दूसरी एक चीज है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी मापन, कि उसके कितने परसेंट किन चीजों में आ रहे हैं, क्लास टेस्ट में कितने नंबर आए, मापन। ये दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं ये इवैल्यूएशन का हिस्सा हैं, ये मूल्यांकन का हिस्सा है, चाहे वो असेसमेंट हो चाहे वो आपका मेजरमेंट हो। ठीक है, फीडबैक होता है कि तुम ऐसा सीख रहे हो, है ना, इसको ऐसे और ठीक किया जा सकता है। आप किसी डिबेट कंपटीशन में लेके गए बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत, और आकर के आपने बताया, या वहां भी जो भी बात हुई आपने बताया कि बेटा तुम और इस चीज को ऐसे और अच्छा कर सकते थे, ये फीडबैक है। जजमेंट क्या होगा कि इतने परसेंट तुम आए, फर्स्ट आए या सेकंड आए, ये है जजमेंट, है ना। फर्स्ट सेकंड आना जजमेंट है, अचीवमेंट लेवल का बताना है। फीडबैक क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है कि इसको ऐसे किया जा सकता था। ठीक है ना पूजा, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में? तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमने देख लिया इवैल्यूएशन को, असेसमेंट को। अब इस असेसमेंट में हम बात कर रहे थे कि स्कूल में जो इवैल्यूएशन की प्रोसेस है, इवैल्यूएशन प्रोसेस में अगर हम वेटेज देखें, ठीक है, वेटेज देखें किस एग्जाम की कितनी है, तो कैसे हम देखेंगे? देखो, एफए की जो वेटेज है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब हर बार फुल फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। रचनात्मक आकलन का मतलब ये कि नए नए तरीकों से सीखना, ये होती है टोटल 40%। ठीक है, एसए की जो वेटेज है, सबमेटिव असेसमेंट की जो वेटेज है, वो कितनी होती है? वो होती है 60%। ठीक है, 60%। ठीक, जिसमें टर्म 1 की जो परसेंटेज है वो है आपकी 20%, और जो टर्म 2 है वो 40% है। टोटल मिलाकर के 60%। ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम एसए में आएंगे। एफए में आपका FA1, FA2, FA3, FA4 वो जो मंथली टेस्ट होते हैं वो आएंगे। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? टोटल मिलाकर के 100% हो गया। सिंपल सी बात है, टोटल कितना हो गया? 100%। ठीक, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इस बात को समझने में? अब ये जो एफए का प्रकार है, इसमें हमने समझ लिया ये जजमेंट के लिए किया जाता है। ऐसे ईयरली और हाफ ईयरली आएंगे, एफए में मंथली टेस्ट आएंगे आपके, और इसमें भी एफए को भी 2 भागों में या 3 भागों में बांट सकते हैं। मतलब नॉर्मल टाइप्स ऑफ असेसमेंट अगर हम देखें तो असेसमेंट के टाइप जो हैं वो यहाँ पे आपके सामने आएंगे। जनरली हम 3 प्रकार पढ़ते हैं असेसमेंट के लिए: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो एफए का पार्ट है। एफए बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग भी क्या है? FA का पार्ट है, रचनात्मक आकलन है, ये एक्टिविटीज के थ्रू होगा। लेकिन ऑफ लर्निंग जो है वो एसए का पार्ट है, ये पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा होगा। ठीक है, एसए का पार्ट है जो पेपर पेंसिल टेस्ट के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे, अगर आप ध्यान से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में ना आए, है ना। अगर हम बात करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन। के लिए आकलन का मतलब क्या है? अभी अधिगम हो रहा है, होने से पहले, होने के दौरान क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग दिया जाएगा, यानी ड्यूरिंग दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया। ऑफ लर्निंग क्या है? ये बाद में लिया जाएगा किसी भी एक टर्म के या काम के। ठीक है, अधिगम का आकलन ये एसए का हिस्सा है, इसीलिए एसए का हिस्सा, क्योंकि ये जजमेंट के लिए होगा।
ये अचीवमेंट लेवल बताने के लिए होगा। वहीं अगर मैं बात करूं किस चीज की, एफए की, तो वो ड्यूरिंग है, वो फीडबैक के लिए है, रचनात्मक आकलन। एज लर्निंग भी रचनात्मक आकलन में आता है, अधिगम के साथ आकलन। अगर इसको आप ऐसे समझें, एक एक करके अगर हम इसको समझें, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग सबसे पहले समझ लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन, है ना, अधिगम के लिए आकलन क्या है भाई? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन मतलब अधिगम अभी चल रहा है या आगे और होगा, उसके लिए आप असेस कर रहे हैं, है ना। आपने बच्चों को कहा, अच्छा इस एक विषय पे तुम कितना जानते हो, पॉल्यूशन के बारे में तुम्हें क्या पता है, लिख के दिखाओ। क्योंकि आप क्या करेंगे, अभी आप सिखाएंगे, तो वो जो दिखाया होगा उसने, फिर आप उस पर आगे बढ़ाएंगे उस चीज को। तो ये फीडबैक के लिए हो सकता है, ये इंप्रूवमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है। एक तो इसको एक्टिविटीज के थ्रू कराया जाएगा, है ना। पेपर पेंसिल टेस्ट इसमें कभी कभार आप यूज कर सकते हो, बट जनरली नहीं होता, एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा किस लिए है, ये फीडबैक के लिए है, प्रतिपुष्टि के लिए है, कि बच्चे को फीडबैक दें कि वो कैसे सीख रहा है, आगे कैसे इंप्रूव कर सकता है। फीडबैक के लिए है, इंप्रूवमेंट के लिए है, सुधार के लिए है ना। और लर्निंग अभी होनी बाकी है, तो आपको पहले पता चल जाएगा जब आपने बच्चे से 3 क्वेश्चन पूछे और आपने पता कर दिया, अभी कुछ नहीं पता कीर्ति, आपने पता किया कि बच्चों को कितना आता है इस विषय के बारे में। नाउन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपने या तो उस चैप्टर के दौरान पूछे या चैप्टर से पहले पूछे। अभी खत्म नहीं हुई है लर्निंग अभी चल रही है, ठीक है। इसलिए ये ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो टीचर्स का भी होगा और लर्नर्स का भी होगा। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इस प्रक्रिया में, है ना। कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, टीचर भी इन्वॉल्व है, उसको फीडबैक दिया जाएगा, बच्चे को बताया जाएगा कैसे सीख रहा है और कहाँ अभी जरूरी है सीखना नीता, और कैसे हम कर सकते हैं बेहतर उसको, ठीक है राखी। अब फॉर लर्निंग पे आते हैं। फॉर लर्निंग हमने कर लिया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे आते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग पढ़ेंगे, ऑफ भी बाद में पढ़ेंगे। असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के साथ अधिगम, सीखने के साथ अधिगम, ठीक, सीखने के साथ अधिगम, सीखने के साथ अधिगम, ठीक है। यानी लर्निंग चल रही है और उसके साथ अधिगम हो रहा है, ठीक। असेसमेंट एज लर्निंग, ये पीयर असेसमेंट हो सकता है। पीयर होते हैं साथी समूह, ग्रुप में लर्निंग, साथी समूह, जो बच्चे के साथ वाले बच्चे हैं, क्लासमेट्स हैं, उसके दोस्त हो सकते हैं, ठीक। और दूसरी एक चीज होती है इसमें ग्रुप असेसमेंट, यानी एक समूह में सीखना, ग्रुप असेसमेंट। समूह में आकलन भी हो सकता है, यानी ग्रुप में बच्चे बैठे हैं, आप उनसे कुछ डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं, डिबेट करने के लिए कह रहे हैं, कोई एक्टिविटी करने के लिए कह रहे हैं। ये भी जनरली एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। हमारे वीकली टेस्ट होंगे, देखो आपका ना वो चल रहा है बीओडी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, लवली। सीखने के दौरान अधिगम है, ये भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग होगा। इसमें भी टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स दोनों ही एक्टिव हैं। भाई टीचर्स बताएंगे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बच्चे भी देखेंगे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, दोनों मिलकर के ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काम हो पाएगा, है ना। इसमें सेल्फ असेसमेंट भी एक चीज होती है। पीयर है, आपने 4 बच्चे हैं आपस में, उनको कहा एक दूसरे की कॉपी चेक करो, एक दूसरे से देखो, ठीक है, क्लियर। नवाजिश कौन सी बुक की बात करो, इतनी सारी बुक्स आती हैं, बस सेम चीज को कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो क्या होगा उससे, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लासेस सेपरेट कब से होंगी, शायद नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में, या हो सकता है कल से आपकी क्लासेस अलग अलग होनी शुरू हो जाएं, ये कॉमन टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। असेसमेंट एज लर्निंग, अगर हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। अच्छा, इसमें असेसमेंट एज लर्निंग में ही एक और चीज ऐड कीजिएगा, जिसको हम कहते हैं पीयर असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। आप बच्चे को खुद जांचने के लिए कह रहे हैं कि तुमने कैसा किया। मान लीजिए तुमने कोई एस्से लिखा और वो कैसा लिखा ये तुम खुद सोचो, है ना। सेल्फ असेसमेंट मतलब स्वयं आकलन, बच्चा खुद को ही खुद जांचे।
ये भी क्या आएगा, एज लर्निंग में आएगा कि लर्निंग के साथ ही, ठीक है, जहां जरूरत पड़े टीचर की हेल्प ले। ठीक, अब आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट जो थर्ड टाइप है मेन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ लर्निंग ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। अभी नई पीडीएफ आपको अपडेटेड मिलेगी, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड की हैं आपके लिए, है ना। अधिगम का आकलन यानी लर्निंग अब हो चुकी है या कुछ हद तक हो चुकी है और अब उसका आकलन किया जाएगा, अधिगम का आकलन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चल रहा है रिजीत। अगर हम बात करें एज एंड फॉर में क्या डिफरेंस हुआ, एज में बच्चा खुद से इन्वॉल्व है, सीखने के साथ साथ अधिगम हो रहा है ना, वो खुद एक्टिव है, खुद सेल्फ असेसमेंट एक तरह का है उसका, पीयर्स में भी वो एक दूसरे के साथ, टीचर का रोल कम है एज में कंपैरेटिवली, लेकिन है हल्का सा। ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो ऑफ में टीचर का ही रोल है, जो मेन रोल है ये टीचर के द्वारा होगा, स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिव इसमें नहीं होते, है ना। अब आपकी कॉपी चेक होगी अगर एनुअल एग्जाम की, तो आप थोड़ा ना देखने जाएंगे कैसे चेक किया टीचर ने, ना उस पर कोई चर्चा होनी है, सीधा रिजल्ट में आ जाएगा वो, तो समझ पा रहे हो बात को। अगर हम बात करें गायत्री तो आप बिल्कुल लाइव हैं, तो इसमें आता है आपका एनुअल एग्जाम आ जाएंगे, है ना, आपका हाफ ईयरली आ जाएगा, हाफ ईयरली आ जाएगा, पेन पेपर टेस्ट जितने भी हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि ये किसके लिए है, ये अचीवमेंट लेवल की जांच के लिए है ना, ये जजमेंट के लिए है। तो इसमें पेन पेपर टेस्ट होंगे और आपके एनुअल एग्जाम्स वगैरह होंगे। ये क्या है, SA का पार्ट है। तो ठीक है, धन्यवाद पीयूष। तो ये क्या है, SA का पार्ट है। किसका पार्ट है, SA का पार्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इतनी बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, ये SA का पार्ट है, बाकी दोनों FA का पार्ट है, समेटिव असेसमेंट का। वो किसके थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट के। तो अगर पेन पेपर टेस्ट का एग्जांपल कहीं भी दिखे, जैसे आपका कोई टर्म टेस्ट है जैसे हाफ ईयरली, ईयरली, तो वो SA में आएंगे। लेकिन अगर कोई भी एक्टिविटी करके अगर आकलन हो रहा है बच्चे का, तो या तो वो एज लर्निंग का पार्ट होगा या फिर फॉर लर्निंग का पार्ट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक इन लर्निंग भी होता है, इसको भी आप समझ लीजिए, असेसमेंट, असेसमेंट इन लर्निंग। इन लर्निंग होता है, लर्निंग में इस तरह से समाहित है कि आप ही को ना पता चले, है ना, अधिगम में आकलन, कि आप ही को ना पता चले कि आपका आकलन हुआ है, अधिगम में आकलन। ठीक है, अधिगम में आकलन का सिंपल मतलब है यहां कि जैसे आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, कोई चैप्टर पढ़ा, और उसी के बीच में कहीं साइड में एक नोट बना हुआ है। क्या बना हुआ है, नोट। और उस नोट में कुछ टिप्पणियां लिखी हुई हैं, पूछा गया है इसमें क्या समरी थी, क्वेश्चंस हैं 2-3, खुद से पढ़ के आप सोच रहे हैं। तो ये क्या है, ये उस चैप्टर में ही इस तरह से निहित है कि आपको पता भी नहीं लगा और आपका आकलन हो गया, है ना। जैसे आप NCERT बुक्स देखते हैं तो वहां कॉलम बने हुए हैं, आपने 2 पेज पढ़े, 1 पेज पढ़ा, बीच में कहीं एक कॉलम है, अच्छा पूछो तो जाने, कोई पहेली है, कुछ है, तो ये उसी में लर्निंग में ही निहित है, आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। देखते हैं, बता देंगे शालिनी, बहुत जल्दी मिलेंगे भाई। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कैसे देख सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, करें एक बार बात, डिफरेंस बताए ना आपको, देखिए समझते हैं। अगर हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग लिख लेते हैं, एज लर्निंग लिख लेते हैं, इन लर्निंग लिख लेते हैं, और दूसरी साइड ऑफ लर्निंग लिख लेते हैं, जो कि SA का पार्ट है, और ये सब क्या है, ये FA का पार्ट है, ये है SA का पार्ट, ये है FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, फीडबैक के लिए लिए जाएंगे, और ये जजमेंट के लिए लिए जाएगा कि कितने % नंबर आए आपके। ठीक है, और ये क्या होगा, पेन पेपर पे होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा। ठीक है, एक बार जो रिजल्ट आ गया वो फाइनल है, इसमें चेंजेस संभव नहीं है, जबकि इसमें चेंजेस संभव है ना। फॉर लर्निंग में क्या है, लर्निंग के दौरान तो आपसे कोई डिबेट हुई, कोई डिस्कशन है ना, कोई ओरल क्वेश्चन पूछ लिया इन बिटवीन टीचर ने, ठीक है,
ओरल क्वेश्चन पूछ लिया कुछ, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारा सीटेट देखो अब कभी भी टपक सकता है। अगर हम बात कर रहे थे और क्या हो सकता है, कोई फील्ड ट्रिप हो सकती है ना, कोई फील्ड ट्रिप हो सकती है। जितनी भी चीजें एक्टिविटी के साथ हो, ग्रुप सेल्फ असेसमेंट हो सकता है फॉर लर्निंग में, ऑफ एज लर्निंग में, यानी बच्चे खुद से ही खुद का आकलन कर रहे हैं। अभी और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है ये देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी है फाइनल है। अगर मार्क्स आ गए तो वो फाइनल आ गए, है ना, ये क्या है, फाइनल है। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि आप फिर से रिव्यू कर पाए उसको, ये फाइनल है। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है, ये आपका ईयरली एग्जाम हो सकते हैं, ये एक्टिविटी सेंटर्ड होता है। जो एफए है ये एक्टिविटी सेंटर्ड होगा, पेन पेपर टेस्ट जरूरी नहीं है यहाँ पे हो, ये एक्टिविटी सेंटर्ड। ठीक, अब कुछ चीजें देख लेते हैं, आपको एक चार्ट से भी शायद समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा एक बार, देखिएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग ऊपर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। अगर फॉर लर्निंग की बात करते हैं, सिर्फ फॉर लर्निंग पे फोकस करेंगे अभी, बाकी नीचे वाला भूल जाइएगा। एनेबल्स टीचर्स टू यूज इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स, बच्चे के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी। अबाउट स्टूडेंट्स, नॉलेज कितना उसको आता है, अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या है, स्किल्स उसके अंदर क्या है। टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग, टीचर्स प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स अबाउट देयर लर्निंग एंड हाउ टू इम्प्रूव। आपने कहा कि बच्चे इसको ना ठीक कर लो। मान लीजिए बच्चा लिख के लाया कोई उत्तर, आपने कहा इसमें यहाँ 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 रेड किया और बताया कि इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। ऐसा फाइनल एग्जाम में तो नहीं होता। जब आप सीटेट का एग्जाम देकर घर आ जाएंगे तब तो नहीं होगा कि सीटेट में लोग कहें आपको कि एक काम करो, अब जो है ये वाले नंबर ऐसे हैं आपके, दोबारा पेपर देके सही कर लो इसको, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि मैं अभी आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि लर्निंग अभी हो रही है, इंप्रूवमेंट की संभावना है, तो मैं आपको फीडबैक भी दूंगी। आपकी स्किल्स अगर बेहतर है किसी में तो उसकी बात की जाएगी, अंडरस्टैंडिंग कहीं पे है तो जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है टेस्ट लेकर के उसको इंप्रूव करने की बात की जाएगी असेसमेंट फॉर लर्निंग में, अधिगम के लिए आकलन में। अब बात आती है एज लर्निंग की। एज लर्निंग में क्या है? एज लर्निंग है, ये क्या है? ये एज लर्निंग है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस वेयर दे मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। आपने बच्चे को इन्वॉल्व किया कि वो अपनी ही प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाए, अपनी ही प्रोग्रेस को देख पाए। आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछ पाए, है ना, क्वेश्चंस पूछ पाए। प्रैक्टिसाइज स्किल, वो स्किल्स को प्रैक्टिस कर पाए। अगर उसने कुछ सीखा है तो वो आपके सामने परफॉर्म करके दिखा पाए। ठीक है, ये एक बेसिक बात हुई। स्टूडेंट्स यूज सेल्फ असेसमेंट एंड टीचर फीडबैक टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। बच्चे जो है खुद भी असेस कर रहे हैं, खुद को खुद ही एक ऐसे लिखा और खुद ही देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं। कंसोलिडेट द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क टुवर्ड्स लर्निंग गोल्स, जो भी लर्निंग गोल्स हैं वो कैसे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कितने पूरे हुए हैं इस पे बात होती है। समझ पा रहे हो ना? फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग, मान लीजिए ये लर्निंग गोल्स हैं, हर चीज का एक गोल होगा, आप सीख रहे होंगे उसका भी एक उद्देश्य होगा कि आप क्या सीख रहे हैं, किस चैप्टर को पढ़ के आपकी किस टॉपिक पे समझ अच्छी हो जाएगी। अब लर्निंग गोल्स कितने कैसे अचीव हो रहे हैं, कैसे अचीव हो रहे हैं, उपलब्धि उनकी कैसी हो रही है, प्राप्ति कैसी हो रही है, अधिगम उद्देश्यों की, है ना। ये क्या है? अधिगम के उद्देश्य हैं। अधिगम उद्देश्य, भाई लर्निंग के कुछ उद्देश्य होंगे कि आप इस क्लास में तो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए, आती होंगी, ऐसा मान लिया जाएगा। अधिगम उद्देश्य, ठीक, कैसे अचीव हो रहे हैं, ये बिल्कुल हिंदी में अपने बुक में, नोटबुक में कहीं लिख सकते हो आप, अगर एक शब्द में समझना हो, कैसे अचीव हो रहे हैं। ये क्या है? ये हुआ एफए। एफए बोले तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग हो सकता है, एज लर्निंग हो सकता है, इन लर्निंग हो सकता है, कि कैसे अचीव हो रहे हैं इस पे टीचर बात करें। ठीक है, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, इन लर्निंग। फॉर मतलब के लिए आकलन, एज मतलब अधिगम के साथ आकलन, और इन मतलब अधिगम में आकलन। कितने अचीव हो चुके हैं, ये जो उद्देश्य हैं ये कितने अचीव हो चुके हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है, कितने अचीव हो गए हैं। ठीक है, कितने अचीव हो गए हैं, ये किसका पार्ट है? ये एसए का पार्ट है। ईयरली, हाफ ईयरली, बोर्ड एग्जाम, फाइनल सीटेट का एग्जाम, D+B का एग्जाम, ये सिंपल आपको ये बताएगा कितना आपको आता है, कितना आपको आता है। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। क्या है?
ऑफ लर्निंग है कि अधिगम का आकलन, अधिगम अब हो चुका है, आकलन कितना कैसा हुआ है, क्या आया है। ठीक है, ये किसके लिए है, अचीवमेंट लेवल के लिए है या जजमेंट के लिए है ना। ये अचीवमेंट लेवल कितना है बच्चे का, जजमेंट के लिए है। ठीक है, इतने परसेंट मार्क्स आ गए, अब चेंज थोड़ी हो सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास टेस्ट देते हैं तो उसमें ये रहता है कि बेटा इस बार तो ऐसे आए हैं, अगली बार उसको उपलब्धि कितनी हुई है। अचीव का सिंपल मतलब अशोक ये होता है ना। इतनी बेसिक इंग्लिश 5वीं क्लास की अगर हम नहीं समझ पाएंगे कैसे चल पाएगा जीवन भर, है ना। कितने अचीव हो गए हैं, कितनी उपलब्धि हुई है, जो लर्निंग गोल सेट किए गए थे, ये बात आती है एसए में। कैसे अचीव हो रहे हैं, फीडबैक क्या देना है, ये बात आएगी असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और इन लर्निंग में। ठीक है, ये इससे ज्यादा आसानी से और कोई बात यहाँ पे नहीं समझी जा सकती, ये बेसिक सी बात है। ठीक है, क्लियर है मंजरी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या कहीं भी कुछ भी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि कैसे लर्निंग को बेहतर किया जा सकता है, बच्चा खुद से ही मॉनिटर करेगा, क्वेश्चन पूछेगा जहां उसको लगेगा जरूरत है, एज लर्निंग में। ऑफ लर्निंग क्या है, ऑफ लर्निंग assess teachers to use evidence of student learning to assess student achievement against learning goals and standards। जो स्टैंडर्ड सेट हुए थे कि 100 में से कितने % मार्क्स आए, जो लर्निंग गोल्स सेट हुए थे, अचीवमेंट कितनी हुई उनके प्रति, अचीवमेंट कितना हुआ, कितने नंबर आए, कितना अचीव हुआ, कितनी उपलब्धि हुई गोल्स की, कैसे हुआ, इसका यहाँ पे टेंशन नहीं है, अब तो फाइनल नंबर आ गए, कितना अचीव हुआ, ये ऑफ लर्निंग का हिस्सा है ना। ये ऑफ लर्निंग का हिस्सा है, इसमें एक्टिविटी नहीं, इसमें सीधा पेपर की बात होगी और इसमें टीचर ज्यादा इन्वॉल्व होगा बच्चे से। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं एज लर्निंग में, इन लर्निंग में और फॉर लर्निंग में। लेकिन ऑफ लर्निंग में टीचर का ही ज्यादा रोल है। भाई कॉपी आपकी बोर्ड के एग्जाम में चेक करनी, आप थोड़े ना जाएंगे उसमें, आपका तो कोई रोल ही नहीं बचा, आपने तो दे दिया पेपर जितना देना था, अब तो जो होगा रिजल्ट वो होगा ही, है ना। अगर हम बात करते हैं, ये है फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन। क्या है, रचनात्मक आकलन। और ये है आपका सम्मेटिव यानी योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन। ठीक है जी। हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न एंड प्रैक्टिस, बच्चे कैसे सीखें और कैसे अभ्यास करें, इस चीज में स्मृति करा देंगे। कोई कह रहा है धीरे पढ़ाती तो हम गरीबों का भी भला हो जाता है, ये चीजें मैंने आपको ऑलमोस्ट बताई थी लास्ट क्लास में भी, है ना। इनको मैं पक्का कराने के लिए दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके साथ ही डिस्कशन हुआ था। हाँ, थोड़ा डीप में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये स्पीड ज्यादा लग रही है और कम कर देंगे। मेरे ख्याल में हम ठीक चल रहे हैं, है ना। एक बार ये फिर से रिपीट करके देख लोगे वीडियो तो दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी और अभ्यास में मदद मिलेगी, प्रैक्टिस में मदद मिलेगी। किसमें, फॉर्मेटिव में। फॉर्मेटिव में कौन कौन थे याद करिए, फॉर लर्निंग था, इन लर्निंग था, एज लर्निंग था। ठीक, यहां पे ऑफ लर्निंग है। क्या है, ऑफ लर्निंग है सम्मेटिव में, SA जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, व्हेन यानी कि थ्रू आउट द कोर्स, कब होगा ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, पूरे कोर्स के दौरान, ड्यूरिंग द प्रोसेस, कोर्स के दौरान, आपके साल में जब पढ़ाई चल रही है। वाई होता क्यों है, इसका रीजन क्या है, आइडेंटिफाई गैप्स एंड इंप्रूव लर्निंग। वही अधिगम में जो गैप रह गए हैं, जो कमी रह गई है, और उसको इंप्रूव करने के लिए, जो गैप रह गई है, जो कमी रह गई है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए, उसमें बेहतरी के लिए होगा ये, है ना, इंप्रूवमेंट के लिए होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। हाउ होगा कैसे, वाया अप्रोचेस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स। भाई मान लीजिए आपको ये देखना है कि बच्चा कैसे बोलता है, तो हम वो नीड, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उससे कोई एक्टिविटी कराएंगे। तो ये एक्टिविटी बेस्ड होगा। क्या होगा, ये कोई गतिविधि कराई जाएगी, एक्टिविटी बेस्ड होगा। ठीक है, फिर आता है व्हेन यानी कैसे, कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। ठीक, तो व्हेन में आएगा एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी ये अंत में होगा। जो भी आपका इंस्ट्रक्शनल पीरियड है, मान लीजिए हाफ ईयरली का कोर्स खत्म हो गया, अब एंड में होगा। ठीक है, देख लीजिए दीप्ति, कुछ लोग चाहते हैं उनको स्पून फीड किया जाए, वो थोड़ा गड़बड़ है ना। फिर ऐसे हम कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ पाएंगे कि हम ये चाहें कि हमें कोई स्पून फीडिंग कर दे। ये स्पून फीडिंग ही है एक तरह से, कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट काम की चीजें डिस्कस की जा रही हैं, है ना।
बट एक शब्द हिंदी में बोले, फिर इंग्लिश में बोले, फिर हिंदी में बोले, फिर इंग्लिश में बोले, है ना, व्हाट का मतलब क्या होता है ये समझाए, तो ये तो फिर समस्या की बात है ना। व्हेन मतलब एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड, ये एंड में होगा, ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। क्यों होता है? कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, ये एविडेंस पाने के लिए कि कितना उसको आता है, सर्टिफिकेशन तभी तो मिलेगा, 7th क्लास पास कर ली, तो ये एविडेंस है आपकी नॉलेज का। स्किल और प्रोफिशिएंसी, जो भी आपको आता है किसी भी चीज के बारे में। हाउ होगा कैसे? वाया एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट्स और अ क्यूमुलेटिव असेसमेंट, या तो वो पहले से जो साल भर चली आ रही चीजें हैं उसके बेसिस पे आपको एक जजमेंट दे दिया जाएगा कि FA1 में इतने थे, ऐसे में इतने थे, ओवरऑल परसेंटेज इतनी बन गई, ठीक है। और या फिर एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि फाइनल एक एग्जाम दिया, जैसे बोर्ड एग्जाम, और आपके परसेंटेज आ गई कि इतने % मार्क्स आपके हैं, ठीक है। बेसिक बातें, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन अगर फिर से कंपेयर करें दोनों को, फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक में क्या होगा, साल भर चलेगा, ये एंड में होगा एक इंस्ट्रक्शनल पीरियड के। ये क्यों होता है? गैप्स को फिल करने के लिए, जो कमियां रह गई हैं उनको भरने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ये जबकि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए होगा। ये होता कैसे है? तो ये सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड्स एक्टिविटी बेस्ड होगा। यहां पे आपके कुछ भी ऐसे एग्जाम या ऐसे फाइनल एक्टिविटी होगी जिससे डायरेक्ट आपका पता लग जाए, आप पे ठप्पा लग जाए, लेबल लग जाए। ध्यान रखो प्रियंका, रिकॉर्डेड देख लेना। चलिए समझते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है ना। इसको हिंदी वाले भी ऐसे ही देख लेंगे, मैं इसको बता दूंगी हिंदी में। इसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप। क्रिस्टीना कौन है? यहाँ टीचर है। क्रिस्टीना, ये समझना जरूरी है, क्रिस्टीना क्या है? टीचर है। क्रिस्टीना एक टीचर है जो अपनी क्लास को लेकर के गई एक फील्ड ट्रिप पे। फील्ड ट्रिप क्या हो सकता है? मान लीजिए आपको लोटस टेम्पल दिखाने लेके गए, है ना, लोटस टेम्पल, या कोई एक साइंस एग्जीबिशन में लेके गए, लोटस टेम्पल दिखाने लेकर के गए, ठीक है। एंड आफ्टर कमिंग बैक, क्लासरूम में वापस आ गए फील्ड ट्रिप से, है ना। होता है ना, ताजमहल दिखाने ले गए मान लीजिए, है ना निशा, ठीक है, ताजमहल ले सकते हो सीनू, ठीक, दिखाने ले गए। शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स, उसने ट्रिप के बारे में बच्चों से डिस्कस किया। इट मे बी कोनोटेड एज, यानी क्रिस्टीना क्लास में लेकर के गई, और मतलब फील्ड ट्रिप पे लेके गई, मान लीजिए ताजमहल दिखाने लेके गई, लोटस टेम्पल दिखाने ले गई, गोल्डन टेम्पल दिखाने ले गई, या फिर हम कहें कोई मॉस्क दिखाने ले गई, कोई चर्च दिखाने ले गई, या फिर मैं कहूं कि कोई एक साइंस एग्जीबिशन, या साइंस कौन सी होती है, ये बहुत सारी जगहें होती है ना, वहां पे दिखाने ले गई। और आकर के बच्चों से डिस्कस किया कि वहां पे ट्रिप पर हुआ क्या था, ये डिस्कशन हुआ। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ऑफ लर्निंग है, इन लर्निंग है। देखो, लर्निंग इन लर्निंग नहीं होगा, या तो फॉर लर्निंग है, और लर्निंग फॉर असेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो सकता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो सकता है, ठीक। तो आंसर क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या होगा आंसर? असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब आकलन किसके लिए है? लर्निंग के लिए है, कि क्या उन्होंने सीखा। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो टीचर वहां इंप्रूव कराएंगी। टीचर क्या कराएंगी? इंप्रूव कराएंगे। नहीं, सेम नहीं है, लर्निंग फॉर असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग अलग चीजें हैं, है ना। ये कुछ होता ही नहीं है। जो नीचे के 2 ऑप्शन है वो सिर्फ ऐसे ही आपको भटकाने के लिए दिए गए हैं। तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में पूछा है, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है कि लर्निंग अभी चल रही है और इंप्रूव हो जाएगी। इसको ना ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसमें कंफ्यूजन रहती है। इसका आंसर जो है वो ऑफ लर्निंग भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है और हो भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने इसको क्या सोच करके बनाया है क्वेश्चन को, ठीक है। इसका आंसर फॉर लर्निंग इसलिए होगा क्योंकि एक तो ये एक्टिविटी है फील्ड ट्रिप, तो एक्टिविटी बेस्ड है। दूसरा, इसमें टीचर और बच्चे दोनों इन्वॉल्व है। सिर्फ टीचर इन्वॉल्व होती तो हम ऑफ लर्निंग कह सकते थे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि कितने % सीखा बच्चे ने, क्या सीखा, ये है उद्देश्य। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए। मान लीजिए एक कुक है, आप कुक, कोई भी एक कुक है, कुक मतलब जो खाना बनाने वाला है, रसोईया है, जो भी बावर्ची है, जो भी आप कहना चाहें, कुक है और वो खाना बनाता है। अगर वो, ये कुक, मान लीजिए ये कुक है और खाना बनाते समय यानी ड्यूरिंग कुकिंग ये टेस्ट करके देखता है कि खाना कैसा बन रहा है। असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, ऑफ लर्निंग होगा, या इन लर्निंग होगा? आफ्टर कुकिंग,
बताइए। हिंदी में आएगा, ये क्वेश्चन की शीट अलग से होगी, क्वेश्चंस करेंगे। ये सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए था, ये जो क्वेश्चन आज हमने किया है ये जस्ट रेफरेंस के लिए था। देखिएगा एक बार, हम बात कर रहे थे किसकी, कुक की। जब कुक खाना बनाते हुए टेस्ट करे तो ये एज लर्निंग है और ये फॉर लर्निंग हो सकता है, ठीक है। जब आफ्टर कुकिंग किसी और को खाने के लिए दिया, वो टेस्ट करके फाइनल बता देगा, अब इसमें चेंज नहीं हो सकता कि खाना कैसा बना था, ऑफ लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो क्योंकि ये एक एक्टिविटी है, पेन पेपर टेस्ट नहीं है, तो ये फॉर लर्निंग में ही आना चाहिए, क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट में। बट अगर लिटरली देखेंगे तो ऐसे ही काम चलेगा इसमें, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। एक अच्छे टेस्ट की विशेषता क्या होती है, उसमें ये तीन चीजें पाई जाती हैं। वैलिडिटी यानी वैधता, एक अच्छे टेस्ट में ये तीन गुण पाए जाएंगे, है ना। अच्छे टेस्ट के गुण, अच्छे परीक्षण के गुण, अच्छे परीक्षण के गुण। पहला क्या है, वैलिडिटी, जिसको हम वैधता कहते हैं, वैध होना चाहिए। रिलायबिलिटी हो, विश्वसनीयता बोलते हैं इसको हम, विश्वसनीयता हो। और ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता हो। क्या हो, वस्तुनिष्ठता हो, ठीक है। ये तीन गुण पाए जाने चाहिए एक अच्छे टेस्ट में। हाँ, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है और चलने के दौरान, ठीक है। क्योंकि वो कायदे में एज लर्निंग है ना। और एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो वो फॉर लर्निंग हद से हद हो सकता है। बोथ ऑप्शंस नहीं होंगे, बोथ होंगे तो एज लर्निंग होगा। रूपाली, अगर बोथ होंगे ना ऑप्शंस तो एज लर्निंग होगा। अगर ये कुक वाले एग्जांपल में अगर सिर्फ एज और फॉर दोनों दिए हुए हैं तो एज लर्निंग है, क्योंकि कुक खुद से टेस्ट कर रहा है, सेल्फ असेसमेंट है ना, सेल्फ, खुद से। इसमें कोई और भी हो सकता है आप एक इंटर्न हैं और एक शेफ के अंडर सीख रहे हैं और तब आपने टेस्ट किया और उसको भी टेस्ट करने के लिए दे रहे हैं, तब भी फॉर लर्निंग हो सकता है, क्योंकि अभी इंप्रूवमेंट की संभावना है।
इन्फेंसी भी आएगा और चाइल्डहुड भी आ सकता है प्रियंका, डिपेंड करता है क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्टली दिखाओ। इन्फेंसी में भी तेज होती है, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इन्फेंसी होगा, अगर आंसर की आप बात करें यहाँ पे इन्फेंसी होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। जितनी चीजें चल रही हैं उतना भी अगर आप कर लेते हैं, साथ साथ रिवीजन अगर साथ साथ अच्छे से कर लेते हैं, फिर आप दुनिया जहान के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे खुद से ही। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है या कोई समस्या है इस बात को समझने में? कोई और डाउट है अगर 1-2 मिनट तो आप पूछ सकते हैं। संस्कृत की क्लास अभी उदय सर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, मैं भी कंफर्म कर लेती हूँ कब से चलेगी, आपको पता लग जाएगा उसका भी। ठीक है जी। स्पेशल 3 में ज्यादा क्लासेस नहीं रहती होंगी, अभी अलग अलग हो जाएंगे जब से बेस्ट मैं आपको बता दूंगी। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को भी। अरिजीत आप एक बार कॉल कर लीजिए इधर करियरवेल को, अगर कोर्स नहीं ले पा रहे हैं आप तो। ठीक है गुड्डू बता देंगे। और बताओ, नोट्स आपको मिल गए होंगे और मिल जाएंगे, डोंट वरी, मिल जाएंगे नोट्स भी अगर नहीं मिले हैं तो। ठीक है, इतनी बात या कोई समस्या है? होगी वाइगॉस की भी क्लास। अभी मुश्किल चैप्टर्स हम निपटा रहे हैं पहले, जो टेंशन वाले चैप्टर्स हैं, मतलब जिनमें याद रखने वाली चीजें ज्यादा हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें समझने वाली चीजें ज्यादा होंगी, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें याद रखने वाली चीजें ज्यादा होंगी, है ना? चलिए फिर, बहुत बढ़िया स्मृति, चलिए कल मिलते हैं।